नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी मणिपुर में फ्री मूवमेंट अभियान के पहले ही दिन भड़की हिंसा की, कांग्रेस के चुनाव आयोग पर उठाए सवालों की, देखेंगे भाषा विवाद पर स्टालिन के बीजेपी को खुले चैलेंज को, बिहार में आरजेडी के नए मास्टर स्ट्रोक को, कपिल मिश्रा पर कोर्ट के बड़े फैसले को और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे भगदड़ से बचने के लिए रेलवे के प्लान पर मच रहे बवाल को। और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को कैबिनेट की मंजूरी, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए, सीएम बोली केवल बीजेपी में महिलाओं का सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, महिलाओं का आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी, आज का दिन महिलाओं को समर्पित। वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खोला मोर्चा, 13 मार्च को जंतर मंतर पर करेंगे बड़ा विरोध प्रदर्शन। होली मिलन में रविशंकर के पैर छूने झुके सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री को रोका, संजय झा ने हाथ पकड़ा, वीडियो हो रहा वायरल। पान मसाला में केसर के दावे पर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की बड़ी मुश्किलें, जयपुर उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने जारी किया नोटिस, भ्रामक विज्ञापन का लगा आरोप। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। पिछले करीब 2 सालों से मणिपुर में जारी तनाव के बीच आज से राज्य में फ्री मूवमेंट अभियान की शुरुआत की गई, लेकिन पहले ही दिन हिंसा भड़क गई, जिसने एक बार फिर से मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए कि सरकार राज्य में हालातों पर काबू पाने में कितनी असफल और नाकाम साबित हुई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर में कुकी और मैतेई बहुल इलाकों में करीब 2 साल बाद फ्री ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होते ही हिंसा भड़क उठी, जिसने केंद्र की मोदी सरकार को फिर सवालों के घेरे में ला दिया। राज्य में इस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू है। हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने पहली बार हालातों का जायजा लेते हुए अहम बैठक की थी। इस बैठक के मद्देनजर आज से राज्य में नए सिरे से सब शुरू करने का फैसला किया गया था, जो कि पहले ही दिन असफल हो गया। बता दें, राज्य की इम्फाल, चुराचांदपुर, कांगपोकली, विष्णुपुर और सोनापति को जोड़ने वाली सड़कों पर शनिवार को जैसे ही बसें चलनी शुरू हुई, कुकी समुदाय के लोगों ने इसका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आवाजाही रोकने के लिए सड़कों पर पत्थर बिछा दिए, बसों कारों में आग लगा दी गई। हिंसा कर रहे लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की गोले दागे और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। इसी के साथ सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में कई लोग घायल भी हुए। वही घटना पर मणिपुर के मुख्य सचिव पीके सिंह ने कहा कि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार पर विपक्ष फिर हमलावर हो गया है। सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों राज्य में शांति स्थापित कर पाने में मोदी सरकार नाकाम हो रही है। बताते चले, इसी नाकामी के चलते मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। वहीं राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उपद्रवियों से सभी लूटे गए हथियार सरेंडर करने को कहा था। अब तक 500 से ज्यादा हथियार सरेंडर किए जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके हालात जस के तस दिखाई दे रहे हैं। पिछले काफी वक्त से देश की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, जो कि लाजमी है, क्योंकि लोकतंत्र की नींव चुनाव प्रक्रिया पर टिकी होती है। विपक्ष बार बार इस मुद्दे पर सवाल करता रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने फिर चुनाव आयोग को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। तो क्या है कांग्रेस का नया दावा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनाव प्रक्रिया पर लगातार उठते सवालों के बीच डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड मामले में कांग्रेस ने नया खुलासा किया है। दरअसल कांग्रेस ने डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र संख्या पर चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण को ढोंग करार दिया। साथ ही इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से आगे सफाई की मांग भी कर दी। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग पर डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र संख्या पर लीपापोती का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग पूरे मामले पर बचने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया है। बता दें, चुनाव आयोग ने एक दिन पहले कहा था कि वो अगले 3 महीनों में दशकों से चले आ रहे मामले को सुलझाएगा, जिस पर कांग्रेस के नेताओं और विशेषज्ञों के सशक्त कार्य समूह ईगल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी ECI द्वारा दिए इस कमजोर और ढुलमुल स्पष्टीकरण को खारिज करती है और भारत में मतदाता सूचियों की पवित्रता पर सफाई देने की अपनी मांग दोहराती है। ऐसे में कांग्रेस ने 17 साल पहले के चुनाव आयोग के बयान की याद दिलाते हुए लिखा। 18 सितंबर 2008 को जारी एक पत्र में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को बताया कि मतदाता पहचान पत्र यूनिक है। हालांकि चुनाव आयोग आज कहता है कि डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा दशकों पुराना मुद्दा है। भारत के नागरिकों को चुनाव आयोग के किस बयान पर विश्वास करना चाहिए? आज एक औसत भारतीय मतदाता को चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों करना चाहिए? जानकारी के लिए बता दें कि ईगल एक 8 सदस्यीय समिति है, जिसे चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन की निगरानी के लिए पिछले महीने कांग्रेस द्वारा गठित किया गया था। इस तरह कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने एक ही मतदाता पहचान पत्र को कई मतदाताओं को आवंटित किए जाने के मुद्दे पर दोहरा जवाब दिया। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं के पीछे छिपाकर एक कमजोर स्पष्टीकरण दिया। आश्चर्य की बात नहीं है कि चुनाव आयोग को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उसकी मतदाता सूचियों में गलतियां वो भरोसेमंद नहीं, और इस तरह कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए।
दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी भाषा का मुद्दा बड़ा रूप लेता जा रहा है। इस मुद्दे पर तमिलनाडु और केंद्र की मोदी सरकार आमने सामने है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बीजेपी को बड़ा चैलेंज दे दिया है, जिसके बाद इस मुद्दे पर विवाद और गहराता दिखाई दे रहा है। तो कैसे बीजेपी के लिए सरदर्द बनता जा रहा है भाषा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की राजनीति में इस वक्त भाषा विवाद को लेकर मची उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। ट्राई लैंग्वेज मुद्दे पर दक्षिण भारत के राज्य एकजुट दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भाजपा को एक बार फिर से खुला चैलेंज देते हुए कह दिया है कि हिम्मत है तो विधानसभा चुनाव में ट्राई लैंग्वेज का मुद्दा बनाकर दिखाए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार को सीधे तेवर दिखाते हुए स्टालिन ने कहा कि एलकेजी स्टूडेंट पीएचडी होल्डर को समझा रहे हैं। दरअसल स्टालिन ने अपनी एक्स पोस्ट में केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु कभी भी इस जबरदस्ती को स्वीकार नहीं करेगा, ये ब्रिटिश शासन जैसा है। शिक्षा मंत्री ने भी तमिलनाडु को हिंदी स्वीकारने की धमकी दी। अब उन्हें इसका जवाब मिलेगा। इसी के साथ स्टालिन ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा, हर बार जब किसी ने तमिलनाडु में हिंदी थोपने की कोशिश की तो उसे हार मिली या फिर उन्हें डीएमके के साथ आना पड़ा। स्टालिन ने कहा कि हिंदी थोपने से गैर हिंदी भाषी लोगों को बहुत परेशानी होती है। भारत में गैर हिंदी भाषी लोगों को ही बहुमत है। सरकारी योजनाओं, पुरस्कारों और केंद्र सरकार की संस्थाओं तक में हिंदी को थोपा जा रहा है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब हिंदी का वर्चस्व खत्म होगा तब भी इतिहास याद रखेगा कि डीएमके ने इसके खिलाफ सबसे पहले और सबसे मजबूती से लड़ाई लड़ी थी। वहीं इस पर गृहमंत्री अमित शाह का भी जवाब सामने आया। उन्होंने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि स्टालिन ने तमिल के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। वो तमिल भाषा के इतने ही हितैषी हैं तो राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरू करवाएं। बता दें, एम.के. स्टालिन हिंदी भाषा के मुद्दे पर आर पार के मूड में दिखाई दे रहे। उनके तेवर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। भाषा विवाद के साथ ही स्टालिन परिसीमन के मुद्दे पर भी एकजुटता अभियान चला रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर साथ आने की अपील भी की। ऐसे में देखना होगा कि आगे इस मुद्दे पर तस्वीर कितनी साफ होगी या इससे बीजेपी को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल रणनीति तैयार करने में जुट गए। सत्ता की कुर्सी के लिए पार्टियों में होड़ भी मच गई। इसी कड़ी में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार में बड़ा दांव चला है। दरअसल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव ने एक पुख्ता रणनीति तैयार की है। तो लालू यादव की चाल से क्या मोड़ लेगी बिहार की राजनीति, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। आरजेडी ने भी जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच लालू यादव ने चुनाव में एनडीए को बड़ी टक्कर देने और राज्य में जीत के लिए सॉलिड प्लान तैयार किया है। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 10% वोटों की जुगत में लगे हुए हैं, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। बता दें, 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की हार का अंतर 10% वोटों का ही था। ऐसे में इस बार तेजस्वी यादव उन्हीं वोटों और सीटों पर बड़ी रणनीति के तहत काम करने में जुट गए। इस बार तेजस्वी यादव का पहला काम यही होगा कि वो किसी दबाव में आए बगैर जीती जा सकने वाली सीटें साथी दलों में बांटी। सत्ता सुख पाने और मृत घोषित इंडिया के पुनर्जीवन के लिए महागठबंधन के घटक दलों को भी सदस्यता दिखानी होगी। ऐसे में आरजेडी की तरफ से जो फॉर्मूला तैयार किया गया है वो इस तरह है। तेजस्वी आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण के करीब 32% वोटों की बाउंड्री से बाहर निकलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने युवाओं पर फोकस किया है। महिलाओं पर माई बहन योजना का ऐलान किया है। नीतीश कुमार के लव कुश कुर्मी कुशवाहा समीकरण में कुशवाहा पर बिसात बिछा दी है। सांसद अभय कुशवाहा इसी जाति से आते हैं। दलित वोटों के लिए रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को उतारा है। मल्लाह वोटों के लिए लोकसभा चुनाव में अपनी 3 सीटें देकर मुकेश सहनी को साध लिया है। सवर्णों में सेंध लगाने के लिए उनके पास जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह, सुनील सिंह और पारस की बदौलत सूरजभान सिंह जैसे लोग होंगे। बता दें, बिहार चुनाव में महिला वोटर की बड़ी भूमिका रहती है। ऐसे में राजद ने महिला वोटर को साधने के लिए अब खुला ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को माई बहन योजना के अंतर्गत 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। वहीं युवाओं को साधते हुए आरजेडी ने 100% डोमिसाइल लागू करने का भी ऐलान कर दिया है। इस तरह आरजेडी के प्लान ने एनडीए को टेंशन में डाल दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आरजेडी का ये फॉर्मूला चुनाव में कितना कारगर साबित हो पाता है। बीजेपी किस तरह धर्म को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है उससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन बीजेपी की ये नफरती विचारधारा कई बार उसके लिए मुसीबत बन जाती है। दरअसल नफरत और सिर्फ नफरत से भरे बीजेपी के मंत्री कपिल मिश्रा को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने घेर लिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका राउज एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें, ये याचिका 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली थी। ऐसे में कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के समन आदेश को सही ठहराते हुए बीजेपी के मंत्री की याचिका न सिर्फ खारिज की बल्कि कपिल मिश्रा की नफरती भाषा पर जमकर फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा, भाजपा नेता कपिल मिश्रा जो अब दिल्ली में कानून और न्याय मंत्री है, 2020 में धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान शब्द को बहुत ही कुशलता से गढ़ा था।
यानी कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि 2020 के दिल्ली दंगों का असली मास्टरमाइंड बीजेपी के नेता और दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ही थे, जिन्होंने अपने बयान से नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा दिया। रावजोनी कोर्ट की स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा, कपिल मिश्रा के बयान दिखाते हैं कि वो चुनाव अभियान में होने वाले ध्रुवीकरण को लेकर बेपरवाह रहे ताकि केवल वोट हासिल किया जा सके। लेकिन ये नफरती बयान खुल्लम खुल्ला धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले हैं, जिसे आम बोलचाल में अक्सर विशेष धर्म के सदस्यों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। बता दें, कोर्ट की तरफ से ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ लगातार केस दर्ज करने की मांग उठ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली पिटीशन का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। बताते चले, कपिल मिश्रा ने कहा था कि आप और कांग्रेस ने शाहीन बाग में एक मिनी पाकिस्तान बनाया था। 2020 के अपने पोस्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि तत्कालीन विधानसभा चुनाव भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। ऐसे में कपिल मिश्रा को नफरती बयान पर कोर्ट ने घेर लिया, जिसके बाद कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। होली पर घर जाने वालों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई सारी स्पेशल ट्रेनों का संचालन का दावा किया। वहीं हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ जैसे हालातों को रोकने के लिए कुछ प्लान भी तैयार किए गए, जिस पर रेलवे सवालों के घेरे में आ गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना से सबक लेते हुए रेलवे ने डंडे की नोक पर भगदड़ जैसे हालातों से बचने का जिम्मा संभाला है। दरअसल 14 मार्च को होली है और होली पर घर जाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ट्रेनों में भी भीड़ देखी जा सकती है। ऐसे हालातों में ज्यादातर लोगों ने पहले से ट्रेनों में टिकट बुक कर रखी है और इसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि फिलहाल होली पर वही यात्री स्टेशन के अंदर जा सकेंगे जिनका टिकट कंफर्म होगा। जी हाँ, महाकुंभ के दौरान बदइंतजामी पर घिरा रेल मंत्रालय भीड़ को काबू कर पाने में फिर नाकाम दिखाई दे रहा है। ऐसे हालातों में पहले ही रेलवे ने मैदान छोड़ दिया। बताते, रेल मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ये होगा कि बिना टिकट वाले और वेटिंग का टिकट लेकर ट्रेन में यात्री सफर नहीं कर पाएंगे, यानी पैसा देकर भी लोग होली पर घर नहीं जा पाएंगे। और रेलवे की व्यवस्था होली तक के लिए लागू रहेगी, जिस दौरान लोगों की भारी भीड़ होती है। ऐसे में रेल मंत्रालय फिर निशाने पर आ गया है। जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि होली पर जाने वालों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, कैमरे की व्यवस्था की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भीड़ को नियंत्रित कर पाने के बजाय नए फैसले थोपे जा रहे हैं, जिस पर दोनों ही सूरतों में आम जनता को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। कुल मिलाकर रेलवे का यह फैसला दिखाता है कि रेलवे ने भगदड़ जैसे हालातों पर अपनी जवाबदेही तो तय की है, लेकिन जनता का क्या होगा इन्हें उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। भले ही आपने पैसा देकर टिकट खरीदा हो, अगर आप वेटिंग में हैं तो आप स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते, और अगर आपने बावजूद इसके ऐसा करने की कोशिश की तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, यानी हर हाल में आम इंसान ही सजा भुगतेगा। क्योंकि इस फैसले के असर पर तो रेल मंत्रालय ने कोई भी जवाबदेही तय रखी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।